बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ईटा के जो 2020 सेशन है इसके सिलसिले में जो क्लासेस हमारी चल रही हैं तो उनमें जो नेक्स्ट लेक्चर आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर 3 से है। और बुक 1 का जो चैप्टर 3 है बेसिकली ये एंजाइम्स से मुताल्लिक है। और एंजाइम्स को आप सिंपलेस्ट वर्ड्स में कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि दीज आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। व्हाट आर दिस? दीज आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अब ये जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की टर्म यूज़ हुई है ना, तो कैटलिस्ट क्या होता है? जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो है वो स्पीड अप कर देगा। यहाँ पे हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इसलिए कह रहे हैं कि ये वाले कैटलिस्ट होंगे जिनको आप एंजाइम्स कह रहे हैं, ये उन रिएक्शंस को कैटलाइज करेंगे जो कि क्या होते हैं, एक लिविंग सेल के अंदर हो रहे होते हैं। जब ये लिविंग सेल में हो रहे हैं या लिविंग के जितने भी आप कह सकते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो इन कैटलिस्ट यानी एंजाइम्स के थ्रू जो है वो कंट्रोल होंगी। और एक याद रखिएगा कि कोई भी जो लिविंग बॉडी का जो है ना जो प्रोसेस है या रिएक्शन जो होगा वो विदाउट एंजाइम्स होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। अब यहाँ पे ना मैं इन एडवांस अभी आपसे ये बात कर देता हूँ कि जैसे केमिस्ट्री के अंदर आप देखते हैं कि एक जो कैटलिस्ट होता है जब रिएक्टेंट मौजूद है उसको कम्प्लीटली प्रोडक्ट में चेंज कर देगा। तो वो एक नॉन लिविंग सिस्टम है यानी इन विट्रो कंडीशन में हो रहा है, चाहे आप उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर कर रहे हैं, बीकर में कर रहे हैं या इंडस्ट्री के लिहाज से उस रिएक्शन को आप किसी एक लार्ज कंटेनर के अंदर क्या करते हैं, कैरी आउट। लेकिन उसमें जो है आसान सी बात है कि जब तक रिएक्टेंट्स अवेलेबल होंगे तो वो क्या होगा, कंटिन्यूसली उसको प्रोडक्ट में चेंज करता रहेगा। तो उसमें और जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट में जो डिफरेंस यहाँ पे हम मेन नोट करेंगे कि देखें हर एक लिविंग जो सेल है या बॉडी उसकी अपनी कंपोजिशन है। अब उसका एक अपना इंटरनल एनवायरनमेंट है, तो उसको मेंटेन करने के लिए जो प्रोडक्ट होते हैं उसका एक लेवल जो है वो रिक्वायर्ड है। तो जितने भी एंजाइम्स हैं वो एक थोड़ा सा जो नॉन लिविंग सिस्टम के जो कैटलिस्ट हैं उनसे डिफरेंट इस तरह से होते हैं कि जो एक प्रोडक्ट है जिस लेवल तक आपको चाहिए ये वहाँ पे बनाने के बाद क्या होगा, अगर सबस्ट्रेट अवेलेबल भी है तो मज़ीद प्रोडक्ट नहीं बनाते। मतलब ये होता है कि ये एक प्रोडक्ट का लेवल जो होता है वो उसके मुताबिक क्या करेंगे, एक रिएक्शन को कैटलाइज करेंगे। बहरहाल ये बातें हम आगे ना ख़ास तौर पे जब एंजाइम की कैटेगरीज की बात करते हैं ना, अभी रेगुलेटरी और नॉन रेगुलेटरी, उसमें ये डिस्कस करेंगे। देखिए जो एंजाइम्स हैं अगर हम उनकी केमिकल नेचर के लिहाज से बात करें तो केमिकली क्या होते हैं कि दीज आर प्रोटीन इन नेचर। क्या होंगे ये? प्रोटीन इन नेचर होंगे। और प्रोटीन के लिहाज से भी फिर कौन सी हैं? देखें हम अभी जो चैप्टर 2 था उसके अंदर ना बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ के आए हुए हैं, उनमें हमने एक ग्लोबुलर प्रोटीन की बात की थी। और ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं अगर हम प्रोटीन के जो वो स्ट्रक्चर या कन्फॉर्मेशन के लिहाज से कहते हैं ना, तो हम ये कहेंगे कि ये टर्शरी जो प्रोटीन कन्फॉर्मेशन होगी ये उसको क्या करते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। यानी ये टर्शरी लेवल जो स्ट्रक्चर है वो शो करते हैं। और अगर ना ये एमसीक्यूज़ में आ जाए कि इनके अंदर जब वो बॉन्डिंग कौन कौन सी होगी एक एंजाइम के अंदर, तो भाई एक एंजाइम अगर प्रोटीन है ना तो उस लिहाज से ये क्या हुई, एक पेप्टाइड चेन या जिसको आप पॉलीपेप्टाइड चेन कहेंगे। जो फर्स्ट जो उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर जब बनता है एक एंजाइम का तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड आएगा।
सेकेंडली जैसा वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, अल्फ़ा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट की हमने बातें की थी, उसमें जो पोलर एंजाइम्स के लिहाज से हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी। फिर हमने थर्ड जिसमें वो यानी जो सेकेंडरी चेन एक बनती है ना, वो अपने गिर्द जब कॉइल करके एक टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाती है, तो उसमें हमने ना बात की थी डाइसल्फाइड लिंकेजेस वगैरह बनते हैं, या जो ख़ास तौर पे आयनिक बॉन्डिंग वगैरह होती है। तो इसलिए ना आपने जो इसमें बॉन्डिंग याद रखनी है जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर नज़र आएगी, पहले पेप्टाइड लिंकेज, सेकंड क्या होगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, और थर्ड उसमें क्या डाइसल्फाइड लिंकेजेस वगैरह भी बनते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि बास का ये जो इंटरनली उनके बॉन्ड्स हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे ना ख़ास तौर पे जो पेप्टाइड चेन है उसके अंदर वैरायटी ऑफ जो होते हैं ना एंजाइम्स अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन इनमें हम ये कहते हैं कि जो लाजमन आपको मिलेंगे जो उस पेप्टाइड चेन के अंदर के इट आल्सो कंटेन्स चार्ज्ड अमीनो एसिड्स। देखिए ना वो जो चार्ज वाले हमने अमीनो एसिड्स वगैरह पढ़े थे ना, या पोलर वगैरह पढ़े थे, चार्ज भी होते हैं, और जो पोलर अमीनो एसिड्स वगैरह हैं वो भी लाजमन इनका पार्ट होंगे। और ख़ास तौर पे किसका पार्ट होंगे, जो एक एंजाइम के स्ट्रक्चर के लिहाज से हम कहते हैं ना जो बाइंडिंग साइट होती है, ये बाइंडिंग साइट में आपको, और उसी बाइंडिंग साइट के साथ ही क्या होगी कैटालिटिक साइट भी होती है एंजाइम के स्ट्रक्चर में। तो भाई उसमें क्या होगा कि ये जो है ना वो आपको चार्ज और पोलर जो हैं अमीनो एसिड पर्टिकुलरली वो मिलेंगे। अब ये दोनों जो हमने बाइंडिंग साइट और ये कैटालिटिक साइट्स बना देंगे ना, ये एंजाइम की एक साइट होती है जिसको हम क्या कहते हैं एक्टिव साइट, जिसको आप क्या कहेंगे एक्टिव साइट। और ये जो एक्टिव साइट है ना उसकी ये फर्दर दो साइट्स थी, एनीवे उनमें क्या था ये चार्ज या पोलर जो है हमें अमीनो एसिड्स मिलते हैं। उसके भी बेसिक रीज़न क्या होती है कि वाई दिस मस्ट बी प्रेजेंट इन द कैटालिटिक साइट या सिंपली एक्टिव साइट, बिकॉज दे हेल्प इन द बाइंडिंग, इन वो जो अट्रैक्शन एक डेवलप होगी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में, उसके बाइंडिंग में भी हेल्प करेंगे। सेकेंडली क्या होगा कि जो एक सबस्ट्रेट जो होता है ना व्हेन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए भी क्या होगा जो चार्ज अमीनो एसिड्स होते हैं वो रिक्वायर्ड हैं। तो जो बाइंडिंग और एक्टिव साइट्स हैं ना ये बेसिकली क्या होगी वो चार्ज और पोलर अमीनो एसिड से होगी। इसके साथ अगर हम जिस वक्त यही अमीनो एसिड्स को देखते हैं जो कि उसके बाइंडिंग या एक्टिव साइट बना रहे हैं, तो ये भी याद रखिएगा कि वो एक जगह पे नहीं होते, दे आर स्कैटर्ड along the linear polypeptide chain। ये बात भी आपने याद रखनी है कि जो लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन होगी उसकी लेंथ के अलोंग अगर आप देखें तो ये नहीं कि एक जगह पे ना वो जो एक्टिव साइट बनाने वाले अमीनो एसिड हैं वो कंटिन्यूसली यानी एक साथ मौजूद है, ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या होगा कि वो एक जो लीनियर चेन होती है उसमें डिफरेंट पोजीशंस पे होंगे। इसलिए वो जैसा कॉइल करती है ना चेन, एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना रही होती है, तो उसी दौरान क्या हो गया एक्टिव साइट भी बनती है, लेकिन उस एक्टिव साइट फॉर्मेशन में वो अमीनो एसिड जो थे ना जो डिफरेंट पोजीशंस पे थे उस पॉलीपेप्टाइड चेन के, वो क्या होंगे दे आर ब्रॉट टुगेदर टू मेक दैट एक्टिव साइट। ये बात ध्यान में रखनी है कि जैसा देखें हम टर्शियरी स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में क्या होगा एक्टिव साइट की फॉर्मेशन होती है, और उसी दौरान क्या होगा जो एक्टिव साइट के जो रिक्वायर्ड अमीनो एसिड्स हैं दे आर ब्रॉट टुगेदर टू मेक दैट एक्टिव साइट।
नेक्स्ट इसमें आ जाता है जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स है ना, जो इसमें हो सकता है दैट मे बी 3 to 12 अमीनो एसिड्स इन दैट एक्टिव साइट, कि जो एक्टिव साइट होगी उसमें क्या होगा 3 से लेके 12 तक 3 to 12 जो होते हैं वो क्या है अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं वो एक्टिव साइट बना रहे होते हैं। और रिमेनिंग जितने भी होंगे वो आप कह लें कि एक जो एंजाइम है उसकी जो होती है ना जो ग्लोबुलर जो स्ट्रक्चर है वो बना रहे होते हैं। ये मैं एक आसान सी बात कर देता हूँ जैसे समझाने के लिए। देखिए ना जिस तरह से आप एक इलेक्ट्रिक जो है ना वो सॉकेट देखते हैं तो सॉकेट का उस तरह से स्ट्रक्चर जो होता है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन जो पोर्शन होगा उस सॉकेट का जहाँ से आपको इस तरह से ये करंट वगैरह मिलती है वो ये स्मॉलर सा पोर्शन है। हालांकि सॉकेट जो हम देखते हैं वो बड़े साइज़ की है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे वो स्विच के जो पिन्स होंगे एंटर होगी और हमें करंट मिलेगी वो एक स्मॉलर पोर्शन। बिल्कुल इसी तरह से ना यहाँ पे जो मैक्सिमम एंजाइम्स होंगे वो क्या करेंगे, दे विल मेक एंड मेंटेन द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो और उसमें जो 3 to 12 जो होंगे हमने वो क्या कहा है कि वो एक्टिव साइट में होते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पे एक और बात भी कर देता हूँ कि देखें तमाम एंजाइम्स जो होते हैं ना वो प्रोटीन्स के नहीं बने होते, और ख़ास तौर पे ना इसमें एक कैटेगरी है राइबोजाइम्स। वो जो राइबोजाइम्स हैं ये किसके बने होते हैं कि दीज आर केमिकली मेड अप ऑफ RNA। RNA भी कह दें या असल में चूँकि ये राइबोसोम्स जो है ना ये मौजूद हैं किस में, राइबोसोम्स के अंदर। और राइबोसोम्स में आपको पता है कौन सा होता है, राइबोसोमल RNA होगा। तो ये यानी राइबोसोम्स हैं, सिंपली RNA भी आप कह सकते हैं या राइबोसोमल RNA उससे बने होते हैं, यानी अब इसमें कोई प्रोटीन नहीं होती। अब देखिए लेकिन साथ एक बात याद रखिएगा वो हम चैप्टर 1 में कर चुके हैं कि जो राइबोसोम्स जो है ना देमसेल्स दे आर मेड अप ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन, यानी उनमें क्या होगा 50% प्रोटीन होती है और 50% उसमें क्या होगा राइबोसोमल RNA मौजूद होता है। तो वो थोड़ा सा ना डिफरेंट है, लेकिन ये वाले जो राइबोसोम्स हैं राइबोजाइम्स जो हैं ये प्योरली क्या होंगे RNA यानी राइबोसोमल RNA से बने होते हैं। इसकी वजह से सेकेंड ईयर के अंदर आपने एक एग्जांपल पढ़ी थी जिस वक्त आप वो ट्रांसलेशन की बात कर रहे थे। मैं यहाँ पे वो नाम लिख भी रहा हूँ, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। क्या है पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज जो था ना ये बेसिकली जो सक्सेसिव अमीनो एसिड्स होते हैं ना उनको आपस में लिंक करता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, और ये जो है वो राइबोसोम्स के ऊपर होगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं ये पेप्टाइडल जो ट्रांसफेरेज है वो RNA नेचर होता है और इस तरह से ये क्या करेगा प्रोटीन। फिर देखें कुछ ऐसे भी एंजाइम्स हैं जो क्या होते हैं प्योरली प्रोटीन इन नेचर होंगे। देखिए ख़ास तौर पे जो आपके ने पढ़ा होता है ना डाइजेशन वाले में जिसको आप पेप्सिनोजेन का नाम देते हैं, जो बेसिकली क्या होता है इनएक्टिव है, ठीक है, और यही जो होता है ना कन्वर्ट हो जाएगा किसमें पेप्सिन के अंदर जो कि क्या उसकी एक्टिव फॉर्म है। तो ये क्या है एंजाइम जो होता है वो प्योरली प्रोटीन का बना हुआ है, और ये जो प्रोटीन होती है वो इनएक्टिव फॉर्म में भी होगी, और इनएक्टिव कब होती है कि जब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के जो सेल्स होते हैं इसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, सिंथेसाइज करें। लेकिन जब ये स्टोमिक में आएगा
गैस्ट्रिक कैविटी में आएगा, वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट, और फिर उसके बाद क्या, एक्टिव होने के बाद ये प्रोटीन की डाइजेशन करता है। एनीवे ये जो होता है ना, ये क्या है, प्रोटीन इन नेचर। अच्छा, यहाँ पे जो एंजाइम्स हैं, अगर हम उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, जैसे अभी शुरू में बोल दिया कि वो क्या करेंगे, बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। अब हम जो बायोलॉजिकल कोई भी एक प्रोसेस ले लें तो उसमें जो एक मॉलिक्यूल होगा, जैसे हम केमिस्ट्री में रिएक्टेंट कहते हैं, उसको हमने फिर प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो वो जो मॉलिक्यूल है जिसको आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, उसको हम नाम देंगे यहाँ पे सबस्ट्रेट का, और जो फाइनल मॉलिक्यूल बनेगा उसको आप सिंपली प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, या आप उसको एंड प्रोडक्ट का नाम भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसको वो एंजाइम क्या करता है, फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पे जो सबस्ट्रेट्स है ना, वैरायटी हो सकती है। मिसाल के तौर पे जैसे अभी हमने पेप्सिन की बात की है, वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, यानी उसको आप प्रोटीएज भी कह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपने ना ट्रिप्सिन जैसे पढ़ा था, ठीक है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज की बात की थी आपने, जो है ना काइनेस एंजाइम पढ़ा है, ठीक है ना, डाईपेप्टाइडेज की बात आपने की है। ये सारे के सारे जो होते हैं ना, ये वो वाले एंजाइम्स हैं जो क्या कर रहे होते हैं, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, तो ये प्रोटीएज कैटेगरी में आते हैं। एनीवे यहाँ पे अगर एक प्रोटीएज एंजाइम आप लेते हैं तो उसके जो सबस्ट्रेट है ना, वो प्रोटीन्स होंगी, और अगर ना आप प्रोटीन को ब्रेक कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे फाइनली ब्रेक होने के बाद क्या है, अमीनो एसिड्स बनते हैं, डाइजेशन की बात कर रहा हूँ, तो वो फिर क्या होगा, एंड प्रोडक्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगर लाइपेज है तो उसका जो सबस्ट्रेट होगा वो लिपिड मॉलिक्यूल्स होंगे, और एंड प्रोडक्ट जो होगी उसमें फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, या इवन के कोलेस्ट्रॉल, या इस तरह से दूसरे भी सब्सटेंसेस हो सकती हैं। इसी तरह से अगर ना हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो स्टार्च लें तो एमाइलेस है भाई, इवन कि आपने माल्टोस पढ़ा है, शुगर होती है वो कार्बोहाइड्रेट है, उसके लिए माल्टेस एंजाइम होगा। फिर सुक्रेस एंजाइम आपने पढ़ा हुआ है, लैक्टेस एंजाइम आपने पढ़ा हुआ है। ये इस तरह के एंजाइम जो होते हैं ना, ये वो सारे के सारे क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेसिस में आएंगे। किस में आएंगे, कार्बोहाइड्रेसिस। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि देखें, बाज़ का ना MCQs के अंदर ऐसे भी दिया जा सकता है कि आपको जब वो सबस्ट्रेट दे दे, उनमें से पूछ लीजिए कि एंजाइम कौन सा हो सकता है, पता होना चाहिए, या एंजाइम का नाम दिया हुआ है कि उसके ऊपर ना यानी ये कौन से सबस्ट्रेट के ऊपर क्या करेगा, एक्ट करेगा और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। यानी जैसे मैंने ना क्या दिया, एक जनरल कैटेगरी कार्बोहाइड्रेट्स भी लिख दी, उधर क्या है माल्टेस भी लिख दी, और उसमें ना ऑप्शन जो दिए मैंने, उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट इन जनरल कह दिया, दूसरा उसमें ऑप्शन एक दे देता हूँ मैं माल्टोस। तो देखें अब एंजाइम हमने कौन सा पूछा है, माल्टेस, ऑन विच सबस्ट्रेट इट विल एक्ट, वो माल्टोस पे करेगा। लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो है ना, वो अगर हम देखें माल्टोस उसी कैटेगरी में आता है, लेकिन आप ये नहीं करेंगे कि माल्टेस एंजाइम पूछा गया तो वो कार्बोहाइड्रेट कर दें भाई, जो उसमें ना मोस्ट स्पेसिफिक होगा आपने उसके ऊपर क्या करना है, टिक करना है, उसको एनसर्कल करना है। यानी ये बात ख़ास तौर पे याद रखनी है कि बाज़ का ना एक जनरल भी उसमें दे दिया जाता है और एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट भी आ सकता है, ठीक है। तो आपने वो स्पेसिफिक जो होगा उसको सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने क्या कहा है कि माल्टेस विल एक्ट ऑन, तो उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट्स, नो डाउट कार्बोहाइड्रेट्स पे ही कर रहे हैं, लेकिन उसकी कौन सा कैटेगरी है, माल्टोस के ऊपर। तो जो बेस्ट आपका होगा, मोस्ट सूटेबल आंसर वो माल्टोस होगा। इसी तरह से सुक्रेज है तो वो सुक्रोज के ऊपर करेगा, सो एंड सो फोर्थ। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि आपने सबस्ट्रेट
और एंड प्रोडक्ट के लिहाज से ये देखें। अब देखिए मैं मिसाल के तौर पे अगर ना एक MCQ ऐसे बनाता हूँ कि उसमें मैं एक एंड प्रोडक्ट शो कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया माल्टोस, ठीक है। अब देखिए इस माल्टोस को अगर हम देखते हैं ना तो ये डाइसैकराइड पे आता है और ये बेसिकली क्या था, अल्फ़ा ग्लूकोजिस से बना हुआ है। तो भाई देखें जो स्टार्च होगी, ठीक है, वो भी दोनों तरह के स्टार्चेस आप ले सकते हैं, चाहे ब्रांच है या अनब्रांच है। और दूसरा जो था ना इसमें आ जाएगा जो ग्लाइकोजन, ये दोनों जो है इनकी जो एंड प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, ये माल्टोस होगी। तो इसलिए ना हम ये कह सकते हैं कि बाज़ का ना वो पूछ लिया जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन विच सबस्ट्रेट अ कार्बोहाइड्रेट्स विल एक्ट एंड विल प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट माल्टोस। तो अब आपने उसमें ऑप्शन देख लेना है। तो ये नहीं कि अब डाइजेशन वाले चैप्टर में जैसे आप पढ़ते हैं ना कि वो स्टार्च से माल्टोस बन रही है, फिर माल्टेज एंजाइम उसको भी ग्लाइकोजन भी ब्रेक होगी, तो इसी तरह से ना करते करते डाइसैकराइड में चेंज होगी, फिर मोनोसैकराइड, और डाइसैकराइड जो अल्फ़ा ग्लूकोज का होता है वो क्या है, शाबाश, वो माल्टोज ही होगा। अब ना यहाँ पे जो एंजाइम्स हैं उनके लिए एक यानी जो एक्टिविटी है उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं कैटालाइसिस, ठीक है। जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है यानी जिस वक्त एक क्या होता है सबस्ट्रेट जो होता है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है, तो वो प्रोसेस क्या होगा, कैटालाइसिस, या उसको आप ना सिंपली ना कह सकते हैं कि दैट इज़ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, यानी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन भी आप उसको कह सकते हैं या कैटालाइसिस भी कहेंगे। आप देख लें कोई भी ऐसा अगर ना वो एक रिएक्शन या उस कन्वर्शन का जिक्र आया है जो ओके क्या है आपके कोई भी एक सेल के या एक बॉडी के लिहाज से वो प्रोसेस हो रहा है तो आप उसको कैटालाइसिस ही कहेंगे। देखें लास्ट टाइम हमने ना वो पॉलीमराइजेशन इन DNA या RNA की बात की थी कि व्हेन द न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स दे आर लिंक्ड टुगेदर, तो भाई आपने उसमें पॉलीमराइजेशन जो पढ़ी थी ना उसमें पॉलीमरेजेस की बात की थी, RNA पॉलीमरेज और DNA पॉलीमरेज। तो बज़ाहिर वो पॉलीमराइजेशन हो रही है लेकिन एंजाइम्स क्या थे, पॉलीमरेजेस मौजूद थे। तो अब ना ठीक है वो एक पॉलीमराइजेशन प्रोसेस ज़रूर है लेकिन एंजाइम्स जिस साथ उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो भी एक तरह का कैटालिटिक एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होगा कि विदाउट एंजाइम वो पॉसिबल नहीं होता। तो इसी तरह से ना कोई भी रिएक्शन इवन कि आप देखें डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, तमाम कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन हो रही होती हैं सिंपल में, या फिर जैसा वो ब्रेक डाउन होने के बाद एब्जॉर्ब होती हैं सेल के अंदर और फिर उसके बाद जो सेल होता है उनको दोबारा से यूनाइट करके बिल्डअप करता है अपने डिफरेंट स्ट्रक्चर या स्टोरेज पर्पज़ के लिए। तो अगेन क्या होगा उसमें एंजाइम्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो कैटालाइसिस है यानी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस जो होंगे वही सेल के अंदर पॉसिबल होते हैं, विदाउट एंजाइम नहीं होता। मैं उसकी एक आपको ना सिंपलेस्ट एग्जांपल ऐसे दे देता हूँ। देखें जिस वक्त आपने ना वो ख़ास तौर पे सेकंड ईयर की बुक में एक पढ़ा था, ये HB है हीमोग्लोबिन और ये 4O2 आप करते हैं HbO8 ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। तो यहाँ पे जो एंजाइम है वो भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज होगा। देख लें ये वैसे तो रिवर्सिबल मैनर में ये होती है, उसके साथ कंबाइन करती है, लेकिन क्या होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है जो ऑक्सीजन को इसके साथ क्या करता है, बाइंड करता है। हालांकि उस वक्त आपने एक पढ़ा था कि जिसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है ना वो हाई होगा तो दैट विल बाइंड टू द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। लेकिन देखें सिंपल वो बाइंडिंग ही है कि ठीक है पार्शियल प्रेशर उसका एक रिक्वायर्ड है
लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा, जब एक रिक्वायर्ड पार्शियल प्रेशर आपको ऑक्सीजन का मिलेगा तो साथ ही क्या एंजाइम भी चाहिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो उसको क्या करता है, अटैच करेगा। अब देखें कितनी सिंपल सी एक्टिविटी थी लेकिन चाहिए। फिर यही एंजाइम जो है ना, आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है इस तरह से, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये कंबाइन करते हैं तो ये क्या बनता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड फिर क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा H पॉजिटिव में और HCO3 नेगेटिव में। तो इसमें भी याद रखिएगा यही वाला एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस ही क्या यूज़ हो रहा है। तो देखें, बताना ये चाह रहा हूँ कि कहने को तो जैसे हम एक सिंपली भी करते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड को डिज़ोल्व वाटर के अंदर तो कार्बोनिक एसिड बन जाता है, लेकिन यहाँ पे देख लें वो कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन भी क्या है एक सेल के अंदर, और ख़ास तौर पे ये मैं बात कर रहा हूँ रेड ब्लड सेल के साइटोप्लाज्म में ये एंजाइम होता है, तो वहाँ पे ये एक्टिविटी जारी होती है। तो भाई इस तरह से क्या है, कोई भी जो प्रोसेस होगा वो विदाउट एंजाइम नहीं हो सकता। फिर हम जिस वक्त एंजाइम के जो कैटालिटिक एक्टिविटी है या जो मैकेनिज़्म है उसकी ओर देखते हैं, यानी आप इसको ना मैकेनिज़्म ऑफ कैटालाइसिस, तो देखिए उसमें ना मैकेनिज़्म क्या है कि जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है वो हम क्या कहते हैं, वो एंजाइम के मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा। और वो जो मैंने पोलर चार्ज अमीनो एसिड की बातें की थी ना, वो असल में रीज़न यही होती है कि वो सबस्ट्रेट को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब देखें सबस्ट्रेट जो होता है ना, एक एंजाइम जो उसके ग्लोबुलर शेप थी उसके के सरफेस पे कहीं और पे अटैच नहीं हो रहा, सिर्फ वो जो उसकी एक्टिव साइट होती है वहीं पे बाइंड करता है। असल में क्या है कि ये जितना भी रिमेनिंग स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगा, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के लिए अमीनो एसिड के दरमियान क्या था, सबस्ट्रेट के दरमियान कोई अट्रैक्शन मौजूद नहीं होती, सिर्फ यही क्या करते हैं एक्टिव साइट वाले उसको अट्रैक्ट करेंगे और वो उसके साथ बाइंड करती है। तो सबसे पहली बात ये है कि जब हम एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल लेते हैं तो वो एंजाइम के साथ मिलेगा तो वो क्या बना देता है, ES यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब जैसा ये ES कॉम्प्लेक्स बनता है तो अब वो क्या करेगा, एंजाइम उसको प्रोडक्ट में कर देता है कन्वर्ट, तो इसको मैं EP कॉम्प्लेक्स कह दूँगा। लेकिन जब वो सबस्ट्रेट था तो उस वक्त ना अभी ES कॉम्प्लेक्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जिस वक्त वो क्या हुआ, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया तो इसको आप क्या नाम दे देंगे, EP कॉम्प्लेक्स यानी एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। उसकी वजह ये होती है कि इमीडिएटली जो है ना वो प्रोडक्ट वहाँ से रिलीज़ नहीं होगी। फिर क्या होता है लास्ट स्टेप में, ये देख लें एंजाइम प्लस में ये P लिख रहा हूँ प्रोडक्ट, ये क्या होंगे वहाँ से प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाएगा। जब रिलीज़ हो जाएगा अब आपके पास एंजाइम वापस आ गया, तो इसी वजह से एंजाइम क्या होगा, शाबाश, हम कहते हैं ना कि दैट कैन बी रीयूज्ड अगेन। अब ना यहाँ पे एंजाइम के वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी ना वो कैटालिस्ट जैसे ही हैं, जैसे कैटालिस्ट होता है ना हम कहते हैं वो अनयूज्ड होता है, तो यहाँ पे ये देख लें आपको वापस मिल रहा है और दोबारा से एक नया सबस्ट्रेट उसके साथ करेगा, तो एक तो ये अनयूज्ड और अनचेंज्ड होता है, नंबर 1। नंबर 2 जो है ना वो देखें जो कैटालिस्ट थे जो ख़ास तौर पे केमिस्ट्री के अंदर आप यूज़ करते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं, ये ऑर्गेनिक है यानी उसमें प्रोटीन इन नेचर है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एंजाइम जस्ट लाइक कैटालिस्ट ना, ये भी क्या इट इज़ रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़। बात वही है ना कि जैसा वो यूज़ नहीं हो रहा वही एंजाइम जब वो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता जा रहा है तो फिर हमें इतने लार्ज क्वांटिटी में नहीं चाहिए, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम इज़ एनफ टू कन्वर्ट बिग क्वांटिटी ऑफ
सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। एक तो ये भी याद रखना है। फिर सेकेंडली जो होता है ना, जो एंजाइम्स हैं, ये जैसा ये प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये किस तरह से प्रोडक्ट जो है वो बनाएंगे। एक तो उसके बारे में है ये जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें या तो वो जो सबस्ट्रेट है उसको स्ट्रेच करते हैं। अब देखें जैसा वो स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेचिंग की वजह से क्या होता है कि हम ये कह सकते हैं कि जो सबस्ट्रेट है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में जी, प्रोडक्ट के अंदर। यानी जैसा स्ट्रेच करेगा तो उससे क्या होगा, जो बॉन्ड लेंथ थी जो एक रिक्वायर्ड होती है उससे वो डिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। या सेकेंडली ना, इसमें हम ये कहते होते हैं कि कुछ इंटरनल कंडीशंस होती हैं। अब मिसाल के तौर पे वो इंटरनल कंडीशंस क्या हैं, पीएच में चेंज आ सकती है, ठीक है, उसमें वाटर कंटेंट्स जो होते हैं वो चेंज हो सकते हैं। यानी उसमें ये स्ट्रेचिंग के अलावा ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि पीएच में या जो वाटर कंसंट्रेशन है इसमें भी चेंज आ सकती है। या एक और भी याद रखिएगा, जो चेंज इन चार्ज, यानी जो चार्ज वगैरह है उसमें भी चेंज आ सकती है। और इस चेंज के साथ क्या होगा कि जो एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि होता है ना कि या तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है या उसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स भी हो रही होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एंजाइम है वो कैसे प्रोडक्ट में करता है, बेसिकली उसमें मैकेनिज़्म क्या इन्वॉल्व होगा कि व्हेन सबस्ट्रेट विल बाइंड टू द एंजाइम, तो नंबर वन हमने क्या कहा, या तो स्ट्रेच करेगा उसको, विल ब्रेक द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, या फिर क्या करेगा इंटरनली वहाँ पे क्या होगा, कुछ कंडीशन सराउंडिंग के लिहाज से चेंज करता है, पीएच को चेंज कर देगा, वाटर कंसंट्रेशन को चेंज कर सकता है, या इसी तरह से क्या होगा वो चार्जेस के अंदर जब वो चेंज ला सकता है, जिसकी वजह से क्या सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड्स या तो ब्रेक होंगे या नए बॉन्ड बनते हैं, रीअरेंजमेंट होती है और वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो हमने कहा है ना ईपी प्रोडक्ट जो कम्प्लेक्स बना है, प्रोडक्ट जो बन गई है, कम्प्लेक्स कैसे भाई, देखें जैसे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होता है तो फौरी तौर पे रिलीज़ नहीं होता, यानी प्रोडक्ट फॉर्मेशन जब कंप्लीट होती है उसके बाद रिलीज़ होगा। और रिलीज़ होने के बिहाइंड रीज़न क्या होती है, बहुत आसान से रीज़न, जब हमने कहा ना ES कम्प्लेक्स बनता है तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, उस एक्टिव साइट में क्या होती है, अट्रैक्शन होगी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के लिए। लेकिन जो प्रोडक्ट एक बन गई, अब वो जो एक्टिव साइट है वो क्या करेगी, जो सबस्ट्रेट के लिए वो शो कर रही थी ना अट्रैक्टिव फोर्सेस, अब वो अट्रैक्शन जो है वो क्या है, वो डिमिनिश हो जाती है, डिसअपीयर। जैसे वो अट्रैक्शन डिसअपीयर होगी तो उसके साथ ही क्या होगा, जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा, सॉरी प्रोडक्ट मॉलिक्यूल जो होगा, दैट विल बी रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट। यानी उस तरह से वो एक्सपेल नहीं करता है, जस्ट वही क्या होगा, अट्रैक्शन जो सबस्ट्रेट के लिए थी वो क्या डिसअपीयर हो जाएंगी प्रोडक्ट के लिए, और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल क्या होगा, सिंपली वहाँ से रिलीज हो जाएगा। अच्छा, अब ना यहाँ पे एक ज़हन में आपने रखना है कि ये जो मैकेनिज़्म हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इसके लिए दो तरह के जो थे वो मॉडल्स दिए गए थे। एक को हम नाम देते हैं लॉक एंड की मॉडल का। जो लॉक एंड की मॉडल है, ये आपने नाम वो पढ़ा हुआ भी है, एमिल फिशर ने ये दिया था। और एमिल फिशर जो था ना, अच्छा नेशनल बुक फाउंडेशन के लिहाज से ना वो उसके डेट एग्जैक्ट दी हुई है, वो 1894 है कि जिसमें एमिल फिशर ने क्या था, ये लॉक एंड की मॉडल दिया था। लेकिन जो आपके केपी वाली बुक है आपने उसी को ज़रा फॉलो करना है, तो उसमें ये ईयर जो है वो 1890 दिया हुआ है।
तो ये आपने ना ध्यान में रखना है। एमल फिशर का जो आपके केपी की बुक है उसके लिहाज से आपने ये करना है। जैसे मैंने पहले भी कह चुका हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो उसने ना आपके जो पंजाब टेक्स्ट है या फिर नॉर्मल जो थे ना नेशनल बुक फाउंडेशन की जो बुक्स हैं उनसे हट के थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस तरह से शेयर की हुई है। तो 1890 आपने ध्यान में रखना है, अदरवाइज़ जो एग्जैक्ट है वो 1894। अच्छा, इसमें भी जो ख़ास तौर पे लॉक होगा वो क्या है, यानी लॉक एंड की मॉडल है ना, वो बेसिकली ना एक्सप्लेन करता है किसको जी, एंजाइम स्पेसिफिसिटी। ये किसको एक्सप्लेन कर रहा होता है? एंजाइम स्पेसिफिसिटी को ये कर रहा होता है कौन? लॉक एंड की मॉडल जो है। अब देखिए एंजाइम स्पेसिफिसिटी से मीनिंग क्या है कि जो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होगा दैट कैन ओनली बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बाय अ स्पेसिफिक एंजाइम, नो अदर सबस्ट्रेट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो अब ना यानी एक मिसाल के तौर पे मैं अगर कहता हूँ ना यूरिएज एंजाइम है तो वो क्या करेगा? यूरिया को करेगा। माल्टेज एंजाइम है, वो माल्टोज को सुक्रोज को करेगा। तो इसका मतलब क्या है? दीज आर स्पेसिफिक इन नेचर। तो ये जो एंजाइम के वो कहते हैं ना स्पेसिफिसिटी है, वो लॉक एंड की मॉडल से एक्सप्लेन हो रही है कि इट्स वेरी सिंपल, इट्स जस्ट लाइक की कैन ओपन अ स्पेसिफिक लॉक, यानी एक की से आप एक ही लॉक को ओपन कर सकते हैं। तो बिल्कुल एक एंजाइम से आप क्या करेंगे? एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे जो लॉक है वो क्या था? बेसिकली सबस्ट्रेट है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है। तो उसमें क्या होगा? लॉक एंड की मॉडल के लिहाज से जब वो डायरेक्ट आपसे पूछ ले या आपने वो देखना है ख़ास तौर पे जो एंजाइम्स है ना और प्रोडक्ट्स को ज़हन में रखना है। मैं आपको अगर एमसीक्यू में ऐसे दे देता हूँ ना कि माल्टेज भी है, माल्टोज भी है, ठीक है ना, डाईपेप्टाइडेज भी है, ठीक है ना, और डाईपेप्टाइडेज भी है और डाईपेप्टाइड भी पड़ा हुआ है। तो भाई अब उसमें सबस्ट्रेट कौन सा है? अब देखें सबस्ट्रेट कौन सा होगा, या फिर उसमें आप ये इस तरह से भी कह सकते हैं जैसे ना लॉक कौन सा है, यानी लॉक एंड की मॉडल के लिहाज से विच वन इज़ अ लॉक। तो उसमें देखें अगर ना मैंने पेप्टाइडेज कहा है और उधर डाईपेप्टाइड दिया हुआ है तो भाई जो सबस्ट्रेट होता है ना वो क्या है? लॉक है। तो अगर माल्टोज और माल्टेज दिया हो तो माल्टोज क्या होगा? सबस्ट्रेट, यानी वो लॉक है। पेप्टाइडेज के लिहाज से डाईपेप्टाइड दिया हुआ था तो डाईपेप्टाइड क्या होगा? सबस्ट्रेट है, यानी वो लॉक होगा। और माल्टेज और डाईपेप्टाइडेजेस दोनों क्या आ जाएंगे? वो किस में? की। यानी जो एंजाइम होता है वो क्या है? की में आएगा अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल, और सबस्ट्रेट जो होगा वो क्या होगा? लॉक होगा। अब देखिए यहाँ पे ना जैसे हम शुरू में बात कर चुके हैं, एक एंजाइम जो होता है ना उसकी एक एक्टिव साइट होती है, और एक्टिव साइट हम इसलिए उसको कह रहे होते हैं कि जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो मिलती है ना आपको सिर्फ वो वहीं पे एक्टिव साइट पे ही मिलेगी। जब एक्टिव साइट पे आपको ना एंजाइमेटिक एक्टिविटी मिल रही है तो उसमें भी हम ये कह चुके हैं कि उसमें 2 स्टेप्स होते हैं। ये भी एमसीक्यू के लिहाज से याद रखिएगा कि 2 मेजर स्टेप्स होंगे। पहला कौन सा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल विल बाइंड टू द एक्टिव साइट, नंबर 1। नंबर 2 फिर क्या होगा? इन द सेकंड स्टेप दैट सबस्ट्रेट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, यानी ये क्या हो जाएगा? कैटालाइसिस हो रही है, कैटालिटिक एक्टिविटी हो रही है। तो इस तरह से ना हम ये कहते हैं कि जो एंजाइम है उसमें बाइंडिंग साइट और एक्टिव साइट दोनों कहाँ पे होती हैं? सॉरी, बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट दोनों किसका पार्ट है? एक्टिव साइट का। और हाँ ये बात भी याद रखिएगा, जिस तरह हमने कहा था ना कि चार्ज होते हैं अमीनो एसिड, तो भाई जो एक्टिव और बाइंडिंग दोनों उसके जो साइड्स हैं ना वो चार्ज ही होती हैं, कि वो इसी वजह से क्या करेंगे? वो सबस्ट्रेट को अट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो लॉक एंड की मॉडल था उसकी जो बाइंडिंग साइट होगी और एक्टिव साइट
वो जैसे हम पहले स्ट्रक्चर में बात कर चुके हैं उसी तरह से स्पेसिफिक ये अमीनो एसिड से बनती है। लेकिन एक याद रखिए कि इसमें वो जो एक्टिव साइट है ना एंजाइम की, उसके लिए आपने जहन में रखना है कि वो क्या होती है, रिजिड स्ट्रक्चर है। और रिजिड स्ट्रक्चर से मीनिंग क्या होता है कि भाई जब सबस्ट्रेट उसके साथ आके बाइंड करेगा तो उस एक्टिव साइट की जो शेप है या स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आती। अब यहाँ पे ना मैं थोड़ी सी बातें कर देता हूँ मज़ीद भी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से, कि एक होते हैं जिनको हम कहते हैं नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स। क्या कहेंगे आप उनको? नॉन रेगुलेटरी एंजाइम। देखें ये रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं वो क्या होते हैं कि भाई रेगुलेटरी एंजाइम्स ना हम उनको कहते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट है उसका लेवल मेंटेन करते हैं। मैंने शुरू में बोला था कि अगर सबस्ट्रेट पड़ा हुआ है और प्रोडक्ट का जैसा लेवल है वो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन या वो रिक्वायर्ड लेवल अचीव हो जाता है, उसके बाद एंजाइम क्या करेगा, वो स्टॉप हो जाएगा, वो मज़ीद जो है वो आगे प्रोडक्ट नहीं बनाता। लेकिन एक देखें जो ख़ास तौर पे ये नॉन रेगुलेटरी है ना, ये इनका कोई कंसर्न उस तरह से नहीं होता प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के साथ। इनको जस्ट क्या है, सबस्ट्रेट मिलता है, जैसे सबस्ट्रेट मिलेगा तो ये क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाते जाएंगे। हम मिसाल के तौर पे देखें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं, ख़ासतौर पर स्टमक से जैसे वो स्टार्ट आपने लिया था पेप्सिन एंजाइम का, भाई वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर। इसी तरह से आगे जो था ना जो ख़ास तौर पे ट्रिप्सिन आया था, भाई ट्रिप्सिन क्या करेगा, वो उन प्रोटीन की जो पेप्टाइड चेन थी ना, जिनको ब्रेक किया था प्रोटीन को पेप्टाइड चेन के अंदर पेप्सिन ने, तो ट्रिप्सिन उनको फर्दर स्मॉलर पेप्टाइड्स में कर देगा। अब इसी तरह से ना ये देखें, ऐसा नहीं हो रहा है कि कुछ प्रोटीन ब्रेक कर रहे हैं कुछ को नहीं कर रहा है, वो तमाम प्रोटीन को सिंपल से सिंपलेस्ट की तरफ, यानी फाइनली क्या होगा, अमीनो एसिड तक, यानी अगर अमाइनो पेप्टाइडेज है भाई उसको डाईपेप्टाइड्स मिलेंगे तो उनको वो ब्रेक करता जाएगा। ठीक है, अब वो फाइनली कब तक करेगा, जब तमाम डाईपेप्टाइड्स होते हैं ना वो डाइजेस्ट होकर अमीनो एसिड में कन्वर्ट नहीं हो जाते, यानी इसमें अमीनो एसिड कंसंट्रेशन के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात देखें, आपने ए माइलेज पढ़ा था, पैंक्रियाटिक ए माइलेज आपने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो स्टार्च को माल्टोस में कर रहा है, फिर माल्टेज जो वो उसको फाइनली ग्लूकोज में कर रहा है, तो भाई ये कब तक ये दोनों एंजाइम्स करते रहेंगे, यानी ए माइलेज जो होगा जब तक स्टार्च अवेलेबल है तमाम स्टार्च को जब वो डाइजेस्ट कर देगा, जब तक माल्टोज अवेलेबल है तो माल्टेज उसको क्या ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो यानी ये क्या है, नॉन रेगुलेटरी टाइप है। तो मैं ये थोड़ा सा इसलिए कह रहा हूँ, तो आपके सिलेबस में ना यहाँ पे तो उसने इतना नहीं मेंशन किया हुआ, लेकिन देखें जिस तरह से आपने डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक के जो एंजाइम्स होते हैं मोस्टली वो कौन से होंगे, नॉन रेगुलेटरी होंगे, एंड दे विल फॉलो लॉक एंड की मॉडल, यानी उनके ऊपर जो अप्लाई होता है वो लॉक एंड की मॉडल होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट अभी बात करते हैं जो सेकंड मॉडल था जिसको हम इंड्यूस फिट मॉडल कहते हैं, और वो जो इंड्यूस फिट मॉडल है वो यही कहता है कि जो इसमें थी ना एक्टिव साइड में रिजिड की वो बात हो रही है कि ये रिजिड होता है, तो यानी उसमें इंड्यूस फिट मॉडल ये कहता है कि वो फ्लेक्सिबल है, बल्कि उसमें रिजिडिटी नहीं होती, वो चेंज करता है अपनी शेप। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये नहीं है कि हम इंड्यूस फिट मॉडल को जब वो करेक्ट मानते हैं और जो लॉक एंड की है उसको रिजेक्ट नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है कि कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जैसे हमने कह दिया जो नॉन रेगुलेटरी होंगे वो लॉक एंड की मॉडल को कर रहे होते हैं, और जो रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो कॉशलैंड ने दिया था इंड्यूस फिट मॉडल उसको भी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इसी को हम अभी नेक्स्ट देखते हैं कि इंड्यूस फिट मॉडल क्या है और किस तरह से वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब इसमें हम देखते हैं जो सेकंड मॉडल है इंड्यूस्ड
फिट मॉडल। देखिए जो इंड्यूस फिट मॉडल है, जैसे वहाँ पे हमने 1890 की बात की थी, एम एल फिशर ने, ये कॉशलैंड ने दिया था 1959 के अंदर, यानी कॉशलैंड ने 1959 में इंड्यूस फिट मॉडल दिया था। और ये यही कहता है कि जो एक्टिव साइट होती है वो क्या होगी अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, वो फ्लेक्सिबल है। क्या होती है? वो फ्लेक्सिबल है। अच्छा देखिए, ये जो एक्टिव साइट है वो फ्लेक्सिबल है, और वो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ना, उसका एक हम बड़ा एक एडवांटेज देखते हैं। जो अभी हमने कहा था ना कि ये रिजिड है और ये एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ओनली अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल दैट कैन बाइंड टू द एक्टिव साइट। इसमें क्या होगा, हम ये कहते हैं कि ये जो इंड्यूस फिट मॉडल है, इसमें जो क्लोजली जो रिजेंबलिंग होंगे या आपने रिलेटेड जो मॉलिक्यूल्स हैं, आप कह सकते हैं दे मे बाइंड टू द सेम एंजाइम। अब देखें, मिसाल के तौर पे अगर मैं ना यहाँ पे एक जो अभी एग्जांपल भी दी थी आपके सामने, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस की, तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को भी उसके साथ बाइंड कर रहा है। या फिर इसी तरह से ये देखें कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन या उसकी ब्रेक डाउन है या उसके डिसोसिएशन उसको भी कर रहा है। तो अब उसमें ना जो सबस्ट्रेट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। अब देखें उधर क्या कर रहा है, ये हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को आपस में ऐड कर रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को कर रहा है, यहाँ पे कार्बोनिक एसिड जो उसको डिसोसिएट कर रहा है। तो ये जो ना यानी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से क्या होगा, ये पॉसिबल होगा कि वो थोड़े से डिफरेंट या रिलेटेड जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या करेगा, प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर सकता है। तो इसलिए ना आपने ये ध्यान में रखना है कि अगर आ जाए ना कि जो बेसिकली इंड्यूस फिट मॉडल है, जो ये शो करता है ना कि वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स दे मे बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, यानी एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी नहीं है, तो वो बेसिकली किस वजह से था, फ्लेक्सिबिलिटी इन द एक्टिव साइट। अब ये देखें, जो फ्लेक्सिबिलिटी इन एक्टिव साइट के लिहाज से भी एमसीक्यूज़ बनते हैं। जैसे मैंने अभी बोला था भाई डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कई ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या हैं, वो नॉन रेगुलेटरी हैं, वो सारी उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से देखें, अगर ना एमसीक्यू के लिहाज से आपके पास एक एमसीक्यू आ जाता है ना कि विच विल शो आर रिजिड एक्टिव साइड और विच विल हैव फ्लेक्सिबल एक्टिव साइड, तो उसमें आपने ध्यान में रखना है कि लॉक एंड की मॉडल में जो हमने एंजाइम डिस्कस किए थे उनके रिजिड होंगे। जो इंड्यूस फिट में आएंगे वो वाले कौन से होंगे, फ्लेक्सिबल एक्टिव साइट के लिहाज से होंगे। और उसके एक एग्जांपल ये आपके सामने भी है। अब सेकेंडली ना देखें, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ इसकी ना, डीहाइड्रोजिनेसिस है, ये कैटेगरी है, या इसी तरह से हाइड्रोजिनेसिस भी आ जाएंगे, कार्बोक्सी लेस भी हो जाएगा। अब ना देखें, एक आपके सिलेबस से ही एक यहाँ पे मैं एग्जांपल ये ले रहा हूँ कि RU ये BP है ना, प्लस अगर हम CO2 करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम आएगा। लेकिन RUBP में जब हम O2 करते हैं तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेज एंजाइम होगा। लेकिन देखिए, जब प्रैक्टिकली हम दोनों को ऑब्ज़र्व करते हैं
तो इसमें एक आपने रुबिस्को ये एंजाइम पढ़ा था। अब देखिए वो ऑक्सीजनेस ऑक्सीजीनेस के तौर पे भी काम कर रहा है और कार्बोक्सिलेज के तौर पे भी कर रहा है काम। अब देखें ना, ये दो अलग अलग स्टेप्स हैं। एक में RGBP में आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, दूसरे में CO2, लेकिन एंजाइम क्या है? रुबिस्को। अब देखिए फौरी तौर पे आपके जहन में ये आ जाना चाहिए कि ये किसके अंडर होगा? इंड्यूस फिट मॉडल में। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ना, ये तो हम फिलहाल एंजाइम के केमिकल नेचर और उसकी एक्टिविटी की बातें कर रहे थे। अब अगर हम देखें क्या तमाम एंजाइम्स होते हैं, जैसे वो केमिकल नेचर में बोला, क्या वो प्योरली प्रोटीन्स ही होंगे? चाहे वो प्योरली प्रोटीन्स ही होंगे? तो ऐसा नहीं होता। एंजाइम्स जो है वो जैसे एक तो हमने पहले केस वो पढ़ लिया है जिसमें राइबोजाइम की बात की थी, लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि क्या करेंगे, एक नॉन प्रोटीनिक पार्ट जिसको हम क्या कहते हैं? कोफैक्टर। ठीक है ना, कोफैक्टर जो होता है ना, ये हम कहते हैं कि इट इज़ नॉन प्रोटीनिक पार्ट रिक्वायर्ड बाय या रिक्वायर्ड फॉर एंजाइम एक्टिविटी। यानी कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होंगे जिनको अपनी इस एक्टिविटी के लिए क्या होगा, एक ये नॉन प्रोटीनिक पार्ट जो होता है वो चाहिए होता है। अब देखें, ये जो नॉन प्रोटीनिक पार्ट था जो एक एंजाइम को चाहिए, उस नॉन प्रोटीनिक पार्ट को हम फर्दर जब वो दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, एक तो हम ये कह सकते हैं कि वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और दूसरा क्या है, वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है। लेकिन ऑर्गेनिक में वो क्या होगा, वो प्रोटीन्स का बना हुआ नहीं होता, बल्कि वो क्या होगा, नॉन प्रोटीनिक होगा। अब देखें यहाँ पे जिस वक्त हम ये कोफैक्टर की बात करें कि विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर एंजाइम एक्टिविटी, तो इसके लिए याद रखिएगा बहुत इम्पॉर्टेंट कि ये जो होता है ना, हम ये कहते हैं कि कोफैक्टर इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर अटैचमेंट। वो जो पहला स्टेप होता है ना कि जिसमें क्या होगा, एक सबस्ट्रेट जो होता है ना वो मॉलिक्यूल अटैच होगा, बाइंड करेगा, तो ये वो बाइंडिंग के लिए ज़रूरी नहीं है। यानी विदाउट जो होता है ना, अगर हम कहते हैं ना वो कोफैक्टर नहीं हो रहा, तो इसका ये मीनिंग नहीं था कि वो उसके साथ क्या करता है, बाइंड करने में हेल्प करता है। बाइंडिंग वही नॉर्मल होगी, लेकिन जो कोफैक्टर होगा ये एंजाइम की एक्टिविटी यानी कैटालाइसिस में हेल्प करता है कि उस सबस्ट्रेट को जब वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर उसके बाद आ जाता है कि जिस वक्त ना एक एंजाइम को हम इस तरह से कहते हैं कि उसमें क्या है, नॉन प्रोटीनिक पार्ट है, तो भाई नॉन प्रोटीनिक पार्ट जो होता है ना, ये डिफरेंट टाइप्स के जो मेटल आयंस वगैरह हैं वो हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक मैं ये Fe+2 लिख रहा हूँ, Cu+2 है, Mg+2 हो सकता है, Ca+2। यानी बेसिकली जो होते हैं ना, ये जो इनऑर्गेनिक जो देखे गए हैं या ऑब्ज़र्व किए गए हैं, ये मेटल कैटायंस होते हैं। ये क्या होंगे, मेटल के कैटायंस होंगे, पॉजिटिव आयंस होते हैं जो कि क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक जो वो कोफैक्टर। और ये वाला जो इनऑर्गेनिक है ये होते क्या है, शाबाश, डिटैचेबल। ये मेटल कैटायंस हमेशा क्या होंगे, डिटैचेबल होंगे। और जब ये डिटैचेबल होते हैं ना, तो उस लिहाज से हम इनको एक नाम दे देते हैं कि दीज आर एक्टिवेटर्स। मैं एक्टिवेटर्स इसलिए बोला है
कि जिस वक्त ना एंजाइम का कैटालिटिक एक्टिविटी होगी तो ये आएंगे, और जब वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है तो उसी के साथ क्या होंगे, ये वहाँ से रिमूव भी हो जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये बेशक वो चार्ज है, एंजाइम की जो कैटालिटिक साइट थी ना या एक्टिव साइट है वो भी क्या होती है, चार्ज है। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट, ये किसी किस्म की जो होती है ना कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं करते। ये एक पॉइंट रहता था, इसको भी कहीं पे नोट कर लीजिएगा कि जो एंजाइम्स होते हैं विल नॉट फॉर्म एनी कोवलेंट बॉन्ड विद सबस्ट्रेट। भाई कोवलेंट बॉन्ड अगर बन जाता है तो फिर तो वो परमानेंटली उसका पार्ट बन गया है, वो उसके साथ अटैच हो जाएगा, फिर तो वो ईपी प्रोडक्ट और फिर वो एंजाइम प्रोडक्ट अलग नहीं हो सकते। तो इसलिए याद रखिए कि ये सिंपल अट्रैक्शंस होती हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, वो कोई कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। ये एक पॉइंट रहता था। एनीवे, जो ऑर्गेनिक वाले हमने कहे हैं ना, वो ऑर्गेनिक नो डाउट वो होंगे उसी तरह से ना नॉन प्रोटीनिक ही होते ऑर्गेनिक हैं, लेकिन उनमें फर्दर दो टाइप्स आ जाती हैं। एक को हम नाम देते हैं जो डिटैचेबल वाले होंगे, और दूसरे जो होंगे वो अनडिटैचेबल। यानी ये क्या होते हैं, दो तरह के हैं, जो अनडिटैचेबल हैं और डिटैचेबल। देखें ख़ास तौर पे जो को एंजाइम, एक आपने ना वर्ड पहले भी सुना हुआ है, को एंजाइम्स, और ये वाला जो होता है ना अनडिटैच वाले जो होते हैं उनको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम देते हैं। देखें जो कोएंजाइम थे ये आपने ख़ास तौर पे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन वगैरह में NAD वगैरह है, FAD वगैरह थे, NADP वगैरह पड़े हुए हैं। हालांकि ये क्या होते हैं, मैंने अभी बोला था ये नॉन प्रोटीन है। देखो NAD का भी हमने ना स्ट्रक्चर लास्ट टाइम डिस्कस किया था, FAD की बातें की थी। तो ये क्या होते हैं, बेसिकली वाइटामिन्स होते हैं ना, उनसे लिए जाते हैं। ये कहाँ से, जो वाइटामिन्स होंगे ये उनके जो हैं वो कह सकते हैं डेरिवेटिव्स होंगे, और ये डिटैचेबल इस तरह से है कि जिस वक्त ना एक प्रोसेस हो रहा होगा तो ये भी साथ आएंगे, तो उसमें हेल्प ज़रूर करते हैं, लेकिन जैसे वो प्रोसेस कंप्लीट होगा, प्रोडक्ट बनेगी, ये भी वहाँ से क्या होते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे हमने लास्ट में एक बात की थी ना, NAD या FAD वगैरह जो होते हैं ना, ये हाइड्रोजन कैरियर के तौर पे काम करते हैं कि उस एंजाइम के साथ आएंगे, बेसिकली वहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन हो रही होती है या ऑक्सीडेशन भी उसको आप कहते हैं, तो वो हाइड्रोजन रिमूव होगी, तो उसमें हेल्प ज़रूर किया, लेकिन उस हाइड्रोजन को अपने साथ बाइंड करके ये क्या करेंगे, वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। तो यानी ये एंजाइम का पार्ट नहीं होते। लेकिन देखें ये वाले जो होते हैं ना लूजली अटैच होंगे, जैसे हमने पहले कहा था वो लूज अटैचमेंट ये बनाते हैं जो एंजाइम उसके साथ, ये भी उसी तरह से। जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है ना, ये लूज अटैचमेंट नहीं बनाता, ये हम ये कहते हैं कि इट इज़ कोवलेंटली बॉन्डेड टू प्रोटीन पार्ट। जो एंजाइम का जो प्रोटीन वाला पोर्शन होगा उसके साथ क्या होगा, ये कोवलेंटली बॉन्डेड होगा। अच्छा, अब देखें जब ये कोवलेंटली बॉन्डेड है ना, तो फिर एंजाइम के फिर दो पार्ट्स हो गए, ज़ाहिर है वो उसके साथ अटैच्ड है। तो एंजाइम कंप्लीट कब होगा, जब एक का उसके साथ प्रोटीनिक पार्ट होगा प्लस क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। ठीक है, तो ये दोनों मिलेंगे तो एंजाइम क्या होगा, कंप्लीट होगा, तब जाके क्या होता है, एंजाइम कंप्लीट। अब देखिए जो प्रोटीनिक पार्ट होता है ना एंजाइम का, उसको हम एक टर्म यूज़ करते हैं एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीनिक पार्ट होता है ना उसको हम सिंपली जो है वो को एंजाइम भी कह देते होते हैं।
ठीक है। और जब ये दोनों मिलते हैं आपस में तो ये क्या बन जाएगा, होलो एंजाइम। क्या बनेगा जी, होलो एंजाइम। तो इस तरह से आप कह सकते हैं एक कंप्लीट एंजाइम जो होता है ना वो क्या होगा, होलो एंजाइम होगा। रह गया ये जो ख़ास तौर पे जो हमने कहा ना प्रोस्थेटिक ग्रुप जो परमानेंटली बनते हैं, इनमें ख़ास तौर पे वो जो साइटोक्रोम्स आपने पढ़े थे, याद होगा कि जो साइटोक्रोम्स और साइटोक्रोम्स मोस्टली जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, आयरन कंटेनिंग है। और इन आयरन कंटेनिंग जो था उनके अंदर हमने एक पोरफायरिन रिंग पढ़ा था। ये आपने नॉर्मल सेशन में भी पढ़ा होगा ना, क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, कि उसमें जो हेड होता है ना उसमें एक पोरफायरिन रिंग होता है जिसमें सेंट्रल मैग्नीशियम एटम। तो एक याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के अंदर भी वही पोरफायरिन रिंग है। जो साइटोक्रोम्स होते हैं ना उनमें भी क्या होते हैं, यही पोरफायरिन रिंग स्ट्रक्चर होगा। उनमें ज़्यादातर के अंदर जो होता है वो क्या आयरन सेंट्रल एटम के तौर पे मौजूद होता है। तो वो जो उसका ना एक रिंग है या हीम ग्रुप जो बनता है ना वो साइटोक्रोम का, वो किसके तौर पे काम कर रहा होता है, कोफैक्टर के तौर पे। और वो बेसिकली क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, यानी वो उसका एक तरह का परमानेंटली क्या होता है, पार्ट होगा। बाकी इंशाल्लाह हम कुछ एंजाइम के फैक्टर्स रह जाते हैं, उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे।